ट्रेनर के रूप में हम सर का वेलकम करेंगे, भास्कर सर का। तो होस्ट वेलकम सर, आप ट्रेनिंग सेशन में आए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, भास्कर सर। जी सर, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम भास्कर सर, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सभी को जय जय हरि। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी मातृ शक्ति पुरुष शक्ति को नमन बंदन करता हूं, और आप सभी के माता पिता और मैं अपने माता पिता को चरण बंदन करते हुए इस गुरुकुल की जो कमान संभाली हुई हमारे सभी के गुरु नरेश नांग सर और कुलदीप सर, रामलखन पटेल सर, हरपालपुर से हमारे गुरुजी डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, सभी हाईरिचेन हमारे आशीष सर, दिलीप सिन्हा सर, राखी वर्मा मैम, एसके गायन सर, सुभाष सर, सुमित्रा डिगार से मैम, कलावती मैम, जितने भी हमारे मंच पर सभी आते हैं, अपनी बाड़ी को रखते हैं, सभी को नमन बंदन करता हूं। और बात करता हूं साथियों, आज का होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त हमारे बिस्लाल सर के द्वारा, और जब भी आते हैं बहुत ही जबरदस्त बाड़ी, सुंदर बाड़ी, और उनके विचार और आचार बहुत ही सुंदर। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। एक बार फिर से हम सभी याद करते हैं उन दो महान शक्तियों को, उन दो महान एनर्जी को, जो दो ना होकर के एक ही रूप है, हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम, जिनका एक सोच आज हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट लाए। ऐसे दोनों जुगल जोड़ी और वो महान शक्ति हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूं साथियों। और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी हाईरिचेन को नमन बंदन साथियों। साथियों, बात करते हैं आज ट्रेनिंग के माध्यम से हम शिक्षा के ऊपर। ये शिक्षा का पार्ट जो हमारा है, इसको थोड़ा सा लेते हैं आज ट्रेनिंग के माध्यम से। तो एक साथियों होता है आरटीआई और एक होता है आरटीई। तो सबसे पहले हम आरटीई पर बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। हमारे राज्य में शिक्षा का अधिकार, मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने राज्य का बताऊं, जो आईटी के तहत है हमारा राइट टू एजुकेशन। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। आरटीए के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। जो हमारे प्राइवेट स्कूल खुले हैं साथियों, उनमें 25% सीटें आर्थिक स्थिति से जो कमजोर होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वंचित समूह होते हैं, उनके बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। और फिर निशुल्क शिक्षा दी जाती है। आरटीए के तहत पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश मिलता है, और ये 25% का कोटा होता है। ये 25% सीटें आरटीए के तहत प्रवेश के लिए आरक्षित हैं। इसमें जो पात्रता होती है, वो 3 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता आरटीए के तहत अपना बच्चों का आवेदन करा सकते हैं। जो आवेदन की प्रक्रिया होती है, वो साथियों ऑनलाइन होती है, और इसका एक लॉटरी माध्यम होता है कि हम हमारे पास जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनका ऑनलाइन के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से उनका स्कूल का नाम डालते हैं, और फिर लॉटरी में जो जो भी हमारा स्कूल
आता है उसमें हमारे बच्चे का एडमिशन हमें करवाना पड़ता है, और ये लॉटरी चयनित बच्चों के लिए ही रहती है। तो ये इसमें सरकारी जो सहायता होती है वो आईटीए के तहत प्रवेश होता है, और उनकी शिक्षा का जो खर्च होता है राज्य सरकार देती है उसको। इस प्रकार से ये पोर्टल के माध्यम से और इनका स्कूल में एडमिशन होता है, और ये पहली क्लास से 8वीं क्लास तक निशुल्क रहते हैं। इनका सरकार वहन करती है, राज्य सरकार इनका पैसा देती है। साथियों, मेरा मतलब है ये जो शिक्षा का माध्यम है बच्चों को फ्री में पढ़ाना, लेकिन शिक्षा आखिर क्या मिल रही है उस पर हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज के दौर में देख रहे हैं शिक्षा का माध्यम क्या हो गया है। दूसरी तरफ हम इन बातों को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर शिक्षा किस तरीके से हमारे बच्चों को दी जा रही है, एक मुफ्त शिक्षा का नाम दे करके, और बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा के जीवन में हमारे बच्चों के लिए लाभ आए या ना आए, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। एक होता है हमारा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये अधिनियम 2005 में भारत में नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। कोई भी जानकारी हो, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये 2005 में अधिनियम बना था। इसके तहत हम सरकारी कोई भी जानकारी हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, और यह अधिनियम सार्वजनिक नागरिकों की सूचना अनुरोधों का जवाब देने के लिए बाध्य रहता है, जिससे सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। सूचना का जो अधिकार होता है आईटीआई, जो 2005 का अधिनियम है, इसके तहत नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार मिल सके, और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता दिखाना, जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करना, ये आरटीए के तहत है। किसी भी सार्वजनिक जानकारी का अनुरोध हम कर सकते हैं, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, जिसको हम बोलते हैं सूचना का अधिकार। तो ये सूचना का अधिकार कभी हमने इसको प्रयोग किया है या नहीं किया है, इसकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। और हम सूचना के अधिकार के तहत हम दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं, कुछ सरकारी मुद्दे होते हैं उनके बारे में जानकारी कर सकते हैं, कुछ प्रतियां उनको निकलवा सकते हैं, कई चीजों की जानकारी इसके अंदर हम ले सकते हैं। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हमारे लिए हमें सशक्त बनाता है, सरकार के कामकाज के बारे में सूचित करता है कि हम सरकार से अपने किसी भी मुद्दे पर कोई बात को हम रखना चाहें या किसी बात को हम सरकार से जानना चाहें, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम उन बातों को अपना एक इंफॉर्मेशन देके ऑनलाइन करके इसको हम समझ सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। यह भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करता है और शासन में पारदर्शिता बढ़ाता है। लेकिन आवेदन कैसे करें, तो ये टोटल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होता है, और इसको हम निःशुल्क कर सकते हैं, इसका कोई शुल्क भी नहीं होता है, और शुल्क होता है निर्धारित शुल्क, तो उसका भुगतान करना पड़ेगा हमें। इस प्रकार से आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक जो भी जानकारी हम चाहते हैं उसको 30 दिनों के भीतर अनुरोधों का जवाब देना होता है। वो जानकारी हमें 30 दिन के भीतर मिल सकती है, और इसके बाद यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप पहली बार अपील दायर कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए कुछ वेबसाइट होती है, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के आप
उसको देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अभी मैंने आपको आईटीआई के तहत बताया कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। आईटीआई जो सूचना का अधिकार होता है उससे हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन साथियों, शिक्षा का जो हमारा आज दौर चल रहा है उसको हमें समझना पड़ेगा। हमारे हर जिले में जो हमारे कलेक्टर होते हैं उनके द्वारा एक जनसभा भी लगाई जाती है। वो जिले में अलग अलग दिन हो सकता है, शायद वो मंगलवार को होती है, और हम वहां पर जाकर के जनसभा के अंदर यदि कोई किसी भी प्रकार की हमें स्थिति परिस्थिति समझ में नहीं आती है, उसका जवाब हम चाहते हैं, या कहीं कोई हमें परेशानी होती है, तो जनसभा में जाकर के हम वहां पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और वहां से हमें कुछ लाभ मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये जानकारियां हमारे पास होना चाहिए कि कहां से हम किसी बात को क्लियर कर सकें। हम खोजते रहते हैं कहां किसके पास जाएं, क्या जानकारी कहां से सम्मिलित करें। तो ये जानकारी हमारे पास होना चाहिए। यदि हमारे नंबर कम आते हैं या हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो सूचना के तहत हम कोई जानकारी चाहते हैं, वो जानकारी हम निकलवा सकते हैं। इस प्रकार से हमें इन जानकारियों का होना बहुत जरूरी है आज के समय पे। कि हमारे साथ में यदि कोई द्वेष भावना किसी तरीके से यदि हमें प्रताड़ित किया जाता है, तो वो हमारे पास वो शिक्षा है या नहीं है कि उस शिक्षा के माध्यम से हम उस प्रताड़ित चीजों को हम निकाल करके और उनको जवाब दे सकें, उनको समझ सकें। बात करते हैं साथियों आज शिक्षा की पारदर्शिता। ये शासन ने दिया कि हम सूचना के अधिकार के तहत हम अपनी बातों को देख सकते हैं, निकलवा सकते हैं, और राइट टू एजुकेशन के तहत हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें एक पारदर्शिता देखिए आप, बच्चों का शिक्षा किस तरह का है। यदि ये बच्चों का शिक्षा हमारा अच्छे तरीके से हो तो वो हमारे जीवन के लिए और हमारे बच्चों के लिए कारगर हो सकता है। हम सभी जानते हैं हमारे देश में जितना संघर्ष धार्मिक स्थलों के लिए होता है, उतना अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होने लगे तो देश की तस्वीर बदल सकती है। आज के समय पे क्या हो रहा है, मैं किसी राजनीति का या किसी धार्मिक स्थितियों का, किसी धर्म का औपचारिकता नहीं करता हूं। अपनी जगह पर सभी सही है, लेकिन यदि स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर कोई भी सरकार रहे साथियों, कोई भी सरकार रहे, यदि स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर सही तरीके से ध्यान दिया जाए कि इसको कैसे आगे करना है। आज शिक्षा को आप जानते हैं टोटल फ्री कर दिया है, और उसमें राइट टू एजुकेशन में बताया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करना है। अब बच्चे को पता ये होगा तो बच्चा किस तरीके से अपना एजुकेशन सिस्टम को तैयार करेगा, और उसके तहत लिखा रहता है कि टीचर बच्चों की पिटाई नहीं कर सकता है, उसके ऊपर भी केस दायर हो सकता है। तो जब टीचर इस तरीके से बच्चे के अंदर डर नहीं बनाएगा और बच्चे को पता होगा टीचर हमें मार नहीं सकता है,
तो शिक्षा कहाँ तक अच्छी जा सकती है। इन बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा का माध्यम आप देखिए कि हम सभी जितने भी हमारे साथी इस मंच पर उपस्थित हैं, हम सभी समझ सकते हैं कि जो हमने शिक्षा ली है अभी तक, जो हमारी क्लासों में पढ़ाई गई है, वो पढ़ाई गई शिक्षा हमें कितने % काम आती है, उसको गौर करके देखिएगा, उसको समझ के देखिएगा कितने % हमें हमारे जीवन में काम आती है। जैसे हमने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। साथियों गौर करके देखो कहाँ काम आया जीवन में। अल्फा गामा बीटा, और तो और अन्य देशों के राष्ट्रपति का नाम क्या है, अन्य देशों के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, राज्यपाल का नाम क्या है, ये शिक्षा के अंदर हमें सिखाया जाता है। लेकिन इसके तहत यदि जीवन में हमें जिन चीजों से हम जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, उसका भी कुछ लेसन या कुछ बुक बनाई जाए। किस पार्ट से ये बनता है, इस मशीन को ऐसे बनाया जाता है। कई तरीके हैं। इस तरीके की यदि शिक्षा हमारे देश में और लागू की जाए तो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा। तो साथियों, शिक्षा का माध्यम हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके का होना चाहिए, हमें और जागृत होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो शिक्षा है पूर्ण तरीके से हमें हमारे भविष्य की ओर नहीं ले जाती है। कितने % हमारी काम आती है उसको हमें समझना पड़ेगा। सूचना के अधिकार के तहत हम अपनी बातों को, जो भी हमें सूचना चाहिए, उसके तहत हम कैसे जानकारी हासिल कर पाए, उसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सूचना का अधिकार है और जो आईटी राइट टू एजुकेशन है, इनको हमें समझना पड़ेगा। साथियों, इस शिक्षा जो आज का दौर चल रहा है, सही मायने में पहले क्या था और आज क्या है। पहले भी साथियों शिक्षा जो हुआ करती थी वो गुरुकुल चलते थे और वो भी निशुल्क हुआ करती थी। लेकिन उसमें जो संस्कार दिए जाते थे, जो सिखाया जाता था, वो जीवन में काम आता था। आज जो संस्थाएं चल रही हैं उसमें वो जीवन के लायक वो वहां पर हमें सिखाया नहीं जाता है। तो जो हमारी सुविधाएं होना चाहिए शिक्षा में, वो आज के तौर पे हम किसी भी सरकारी स्कूल को भी देख सकते हैं, प्राइवेट को भी समझ सकते हैं कि कई स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी, खेल का मैदान, इन सुविधाओं की कमी है। और उच्च शिक्षा
खास तौर से महंगी है। और जब उच्च शिक्षा जो हमारी होती है विशेष रूप से वो महंगी होती है, तो उसके कारण कई छात्रों के लिए इसे प्राप्त करना मुश्किल पड़ जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान तो चालू कर दी है, लेकिन ठीक से लागू नहीं किया गया है। और शिक्षकों की गुणवत्ता साथियों पर्याप्त नहीं है। उनको वो प्रशिक्षण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता जो होती है वो प्रभावित होती है। और जब ये प्रभावित होती है और उनके पास उस तरीके की शिक्षा नहीं होगी, तो वो शिक्षा दे भी नहीं पाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को देख लीजिए, शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में, बिजनेस के रूप में लोग उसको समझने लगे। और जब पैसा वहां पर व्यवसाय बन गया है, तो पैसा चाहिए, छात्रों पर बहुत दबाव पड़ता है। आप यदि पैसा नहीं लाएंगे, आप एडमिशन नहीं करवाएंगे, तो आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की चीजें जब बच्चों के दिमाग में आती हैं कि हमें स्कूल से निकाल दिया गया या आध घंटे हमें खड़ा कर दिया गया, तो उनके दिमाग में एक बोझ बन जाता है। अब इधर देखिए, 1 से 8 तक का शिक्षा निःशुल्क कर दिया है, और जब 10वीं क्लास में पहुंचता है तो बोर्ड कर दिया गया। जब 1 से 8वीं तक बच्चा पढ़ाई में तैयार नहीं होगा, होशियार नहीं होगा, और 10वीं में बोर्ड कर देंगे, क्या हाल होगा। और इसके बाद जब कंपटीशन का दौर आता है, टेस्ट देने जाते हैं, तो जब उनका न्यू मजबूत नहीं होता है, तो इसी तरीके से वो आगे अपना टेस्ट क्रॉस नहीं कर पाते। इस प्रकार से कई स्कूलों में शिक्षक और छात्र का अनुपात जो रहता है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए व्यक्तिगत इन पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो शिक्षा का माध्यम है अपने बच्चों को कैसी जगह पर भेज रहे हैं, इस शिक्षा का माध्यम कैसा है, उन पर हमें समझने का, देखने का बहुत ही जरूरी है। और यदि कोई बात हमारी वहां पर क्लियर नहीं होती है, तो सूचना के अधिकार के तहत हम उसको आगे जारी रख सकते हैं और अपना सूचना के अधिकार के तहत उन बातों को वहां से निकलवा सकते हैं। आज के दौर पर इतनी बड़ी बड़ी किताबों को बना दिया गया है और स्कूल में जोर दिया जाता है रटने पर। इन क्वेश्चन को रट लीजिए। जब उनको सही तरीके से शिक्षा नहीं मिलेगी और वो रट लेंगे, तो रटी रटाई दिमाग में साथियों कितने दिन तक रहती है। और जो प्रैक्टिकली रहेगा बच्चों के पास, वो कितने दिन तक रहेगा। हम और आप खुद सोच करके देख लीजिए, हमने आज तक कितना पढ़ाई किया है, आज तक जो रटा हुआ है वो हमारे जीवन में आज तक हमारे दिमाग में कितना है, और जो हमारा प्रैक्टिकली है वो हमारे दिमाग में कितना है, हम समझ सकते हैं। इसलिए ये जो शिक्षा का माध्यम है उसको सही तरीके से समझने की और देखने की और इनको सुधार लाने की हम सबका दायित्व बनता है कि हम इन पर मनन करें और सूचना के तहत जानकारियों को निकलवा के जहां भी जो भी कमियां रहती हैं उन पर हम आगे कुछ स्थिति परिस्थिति को मिलकर के चेंज कर सकते हैं। आज का शिक्षा का माध्यम किस तरीके का है, हम लोग सभी
इन चीजों से वाकिफ हैं। और ये शिक्षा में जो समानता की कमी है, वो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में कठिनाई होती है। उनको जो पाठ्यक्रम होता है वो अक्सर सिद्धांत पर आधारित होते हैं और छात्रों को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो शिक्षा है वो कितने परसेंट हमें काम आता है, इन बातों पर हमें गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है कि कितने परसेंट हमारे जीवन में काम आता है। इस प्रकार से शिक्षा जो हमारे गुरुकुल में दी जाती है, हम लोग जीवन के लिए कुछ यहाँ से सीख रहे हैं, ये और कहीं नहीं मिलती है। यहाँ पर हम जितना भी यहाँ पर शिक्षा का माध्यम ले रहे हैं पारदर्शिता के साथ में, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे काम आती है और आती रहेगी, क्योंकि हम वही चीजों को यहाँ पर सीख रहे हैं। इस गुरुकुल में हमें वो बाड़ी मिल रही है, वो चीजें सीख रहे हैं कि जो हमारे लिए लाइफ में बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से और भी शिक्षा का माध्यम, शिक्षा की स्थिति परिस्थिति क्या है, हम गुरुकुल में आते रहें और इन बातों पर, इन बाड़ियों पर सीखते रहें, सिखाते रहें। तो समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं और मेरी बातों के माध्यम से, मेरी बाड़ी के माध्यम से आपको जहां तक समझ में आया हो तो अति उत्तम रहेगा। बाकी और भी हमारे गुरुजन हैं, इस पर और मनन करके अपनी बातों को रखेंगे, अभी बहुत कुछ इससे निकलेगा। सो मैं सभी का नमन बंदन करते हुए, समय को देखते हुए फिर से इस गुरुकुल में हृदय से वेलकम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर बिस्लाल सर को। प्लीज वेलकम है आपका, आप गुरुकुल में आए और गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जय जय हरि सर। जय हरि सर, जय हरि सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने शिक्षा के ऊपर अपना विचार व्यक्त किया कि इस समय हमारे यहाँ पर शिक्षा किस तरह से दी जा रही है और किस तरह से होना चाहिए, ये हमारे चिंतन का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी एक और याद दिलाना चाहूँगा सर कि अब शिक्षा का स्तर तो हमारा घटते ही जा रहा है और प्राथमिक स्कूलों में जैसे पहले जो था 40:1, 30:2 ऐसा हुआ करता था पहले, और अब तो ये हो गया सर कि 60 बच्चों पर 2 टीचर रहेंगे और 61 से 90 बच्चों तक 3 टीचर रहेंगे और 91 से 120 तक 4 टीचर रहेंगे और 121 से 200 बच्चों तक 5 टीचर रहेंगे। तो इस तरह से यानी जो बच्चों की संख्या अधिक रहेगी और बच्चों के ऊपर टीचरों का ध्यान कहाँ तक पहुँच पाएगा इसमें सरकारी स्कूलों में, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये हमारे सोच का विषय है। तो ये जो हमारा गुरुकुल है, हम इसके माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से ये सारी बातों पर चिंतन जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तो इसके बाद मैं ले चलता हूँ हम आप सभी को बिहार की ओर, जो हमारे ग्रेट
ग्रेट अनुभवी जो जमीन में रह कर के आसमान की हमें उड़ान उड़ा ले चलते हैं, जो कि नाम है असित कुमार सर, बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मैं सभी को साथियों के साथ में मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं सर। रचना सर, असित कुमार सर, वेलकम 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 सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? मेरी आवाज यस क्लियर है सर? यस यस। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्लियर बहुत धन्यवाद, क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुराने जितने भी साथीगण हैं, जितने भी हाईरिक्यू हैं, सबको दिल से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, बिस्लाल सर की सुपरहिट होस्टिंग, बहुत सुंदर इम्प्रूवमेंट उनकी, बहुत सुंदर शालीनता के साथ, कितनी बारीकियों के साथ वो वेलकम करते हैं, शानदार, काबिले तारीफ। सर, आज आरपी भास्कर सर की शिक्षा पर जो ट्रेनिंग सेशन रही, काबिले तारीफ, क्योंकि उन्होंने उन बारीकियों को टच किया जो शायद वो बेसिक बारीकियां हैं। बेसिक बारीकियां कैसी? आरटीए के आरटीए और आरटीआई को विस्तृत ढंग से उन्होंने क्लियर किया। साथियों, शिक्षा शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। दो तरीके का शिक्षा, एक जो हम लोग टेक्स्ट बुक के माध्यम से सर्टिफिकेट लेने के लिए, टेक्स्ट बुक के माध्यम से सर्टिफिकेट लेने के लिए जो एजुकेशन हम लोग लेते हैं, एक शिक्षा वो है। और दूसरी सोशल एजुकेशन, जो सामाजिक शिक्षा है। कब, कहाँ, कैसे, क्या, सर, कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, हंसना है, उठना है, बैठना है, इस तरीके की शिक्षा। सामाजिक शिक्षा जो हमारे परिवार से शुरुआत होती है, हमारे समाज से गुजरती हुई हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक की शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा हमें पहले, आज से लगभग लगभग 30 साल, कहा जाए तो हम लोगों के बचपन, या फिर हमारे पिताजी के बचपन, या फिर हमारे दादाजी के बचपन, हम उस बैग तक, वहां तक जाते हैं जिस जगह पर हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने एजुकेशन लिया था। उस टाइम में स्कूल एजुकेशन के तहत भी कुछ न कुछ सामाजिक शिक्षा दे दिया जाता था। सामाजिक शिक्षा का मतलब, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको पैर छू के प्रणाम करना, नमस्कार करना, जो भी हो। नमस्कार वगैरह तो उस समय था भी नहीं। पैर छू के चरण स्पर्श करना। हर चीज के पीछे साइंटिफिक कॉज होता है, कुछ न कुछ साइंटिफिक कॉज होता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद। आज की डेट में भी हम लोग गांव में जाते हैं, अपने पैतृक घर में, हाँ, हर व्यक्ति को पैर छू करके, बहुत मतलब बहुत रेयर केस है जो दूरी से, वो एक अलग शिक्षा हुई। वो शिक्षा भी आज से 40 साल पहले हमारे फादर के टाइम में दिया जाता था, हमारे फादर के टाइम में दिया। बट जब से वेस्टर्न कल्चर हम लोगों के अंदर आता गया, अडॉप्ट करते गए हम लोग पश्चिमी सभ्यता को, तब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग में शिफ्ट होते चले गए। एजुकेशन की अगर बात की जाए, स्कूलिंग एजुकेशन में ऐसा सीमित रह गया है। बहुत सुंदर आरपी भास्कर सर ने इनकी बारीकियों को उन्होंने हिट किया। मैं बहुत गौर से इसको सुन रहा था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लॉन्च हुई है, हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है, उसी आसपास में टेंटेटिव वे में है।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है या ला चुकी है या लाने वाली है, जो भी है, उसके तहत जो हमारे आरपी भास्कर सर ने जो उसको टच किया, बहुत बेहतरीन, शानदार, काबिले तारीफ। क्योंकि एजुकेशन जो है, एजुकेशन हमारे देश, हमारे समाज, हमारे घर परिवार की नींव है। अगर एजुकेशन को पैसे की बदौलत कर दिया जाए तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो फ्यूचर है, जो हमारे यहाँ, हमारे जो समाज में पहले के आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इस तरीके के पदवी के लोग जो क्वालिफाई करते थे, कहीं ना कहीं वो सरकारी स्कूल से क्वालिफाई किए हुए होते थे। बड़े बड़े गजटेड ऑफिसर लोग, उस अपेक्षा अभी के डेट में देखा जाए तो बहुत हद तक हो गया है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, बहुत 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 सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे समाज में। करोड़ों रुपया दे करके बच्चों को सर्टिफिकेट दिलवाया जा रहा है हमारे समाज में, बहुत सारे एग्जाम्पल। और हर सेक्टर में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, हर जगह, हर सेक्टर। उनकी जो एजुकेशन होनी चाहिए, हम लोग जिस ट्रेड में है वो तो खैर ये अलग ट्रेड है, यहाँ तो हम लोग गुरुकुल को बनाए हैं, बट जो मेन एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, वो एजुकेशन, उसका ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है। ये एजुकेशन का ही तो, ये तो शिक्षा का ही परिणाम है कि हम लोग दो शब्द बोल पा रहे हैं इस पैनल पर। ये भी तो शिक्षा का परिणाम है ना। शिक्षा के वजह से ही इंसान कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस शैली में बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें निचोड़ निकलती हैं तो एजुकेशन से। तो वो एजुकेशन स्कूलिंग एजुकेशन में पहले दिया जाता था, बट धीरे 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 वो ग्राफ डाउन होता चला जा रहा है, और वो ग्राफ शिफ्ट होता चला गया है। सिर्फ और सिर्फ आप पैसा दीजिए, आपको सर्टिफिकेट लायक आपको बना दिया जाएगा, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। सॉरी टू से, बहुत सारे लोगों को हो सकता है, हमारे कुछ हरिजन साथियों को हो सकता है मेरे थॉट्स से तकलीफ भी हो रही होगी, बट जो सच्चाई है सो सच्चाई है, जो एकदम कटु सत्य है। और इस सत्य से हम सभी, हमारे समाज में, क्योंकि कोई भी मंगल ग्रह से तो आया नहीं है, हमारे समाज के ही सभी इसी समाज के लोग हैं। हर घर परिवार में ऐसी चीजें हो रही है। ये क्या है? ये शिक्षा के मूलभूत जो आधार है, आधार को पीछे हटा दिया गया है, और उसमें कुछ हद तक हमारे समाज के भी लोगों की गलती है। उनके भी परिणाम के स्वरूप ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, जिसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, और तेजी से इसकी जरूरत है। क्योंकि आने वाले समय में, समय हमारी सोच से हजारों गुना तेजी से बदल रहा है, और आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही तो शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। अगर यही हालात रहा तो इसकी स्थिति क्या होगी, हमारे समाज की स्थिति क्या होगी, ये सोच से परे है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे अपना पिता भाई समझ करके माफ करें। जय हिंद, जय हरीश। ओवर टू विशाल सर। जय हरीश। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से
हमारे भास्कर सर की बात को मोटे मोटे तौर पर बताया और शिक्षा किस तरह की होना चाहिए और क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट बड़े बड़े डिप्लोमा कैसे लिए जाते हैं। ये बात इस बात के लिए मैं तो आपका समर्थन करता हूं सर। और सर अभी एमपी में हमारे जैसे कि ट्रांसफर नीति निकली थी ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा, तो इसमें भी धांधलाई चल रही है सर। मैं इतना सुन रहा हूँ हमारे साथियों से, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो साथियों से ये सुन रहा हूँ। मतलब पारदर्शिता नहीं रही हमारे देश में किसी भी काम के लिए शासन प्रशासन द्वारा भी। तो बहुत बहुत धन्य सर। इसके बाद मैं आगे हम चलते हैं धान का कटोरा छत्तीसगढ़ की ओर, जो कि हमारी महादेव शिव भोलेनाथ की भक्त हमारी राखी दीदी, मैं भी भोलेनाथ को मानता हूँ तो भोलेनाथ से फिर प्रार्थना करता हूँ कि हमें स्वस्थ रखे और हमारे हारिज कंपनी को जल्दी वापस कराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से। और राखी दीदी, अब आप शेयरिंग पार्ट में आए और इसके लिए मैं सभी कोच साथियों से आग्रह करता हूं कि हमारी राखी वर्मा दीदी का मोस्ट वेलकम किया जाए। मोस्ट वेलकम राखी दीदी, मोस्ट वेलकम। अपना शेयरिंग पार्ट रखें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें इस गुरुकुल में शेयरिंग के लिए वेलकम किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ सर। और प्रणाम करूंगी माता पिता को अपने, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और प्रणाम करूंगी शिव शंभू भोलेनाथ को, जिनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। और उनको मैं पूजती हूँ, अपने पिता के रूप में पूजती हूँ, मानती हूँ मैं उनको। और उनसे हर एक दिन यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे शंभू, हे मेरे भोलेनाथ बाबा, थोड़े से दुख तकलीफ है, इसको जल्द से जल्द खत्म करिए और मेरा हम सबका जीवन फिर से सुखमय हो, सबके जीवन में आनंदमय हो, सबके जीवन सुख समृद्धि और सुखी मिले, और अन्न धन से घर भरा रहे, यही प्रार्थना करती। और आज का बहुत ही खास दिन था, आज नाग पंचमी, जो कि नाग देवता की पूजा की जाती है, वो तो सभी जानते हैं। तो मैं वही दिल से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी कंपनी में जो भी परेशानी है भोलेनाथ, इसे आप जल्द से जल्द ठीक करिए और हमारी कंपनी फिर हमें लौटा दीजिए और हम फिर इसमें काम करने लगे अच्छे से। तो यही चाहती हूँ, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ हर दिन। आवाज ब्रेक हो रही मैम। यस यस सर, फोन मेरा हैंग होने लगा है आजकल। तो और आज का ट्रेनिंग पार्ट और होस्टिंग बहुत ही अच्छा। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। ब्रेक हो जा रही है।
ब्रेक हो रही है कभी यस कभी। यस सर, थोड़ा मौसम खराब है, इधर पानी गिर रहा है, इसकी वजह से हो सकता है। और मैं प्रणाम करूंगी उस जी जी। गुरुकुल में विराजमान मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम करूंगी, और माँ शक्ति विराजमान उनको प्रणाम करूंगी। और आज का होस्टिंग बहुत ही खास, बहुत ही लाजवाब। और ट्रेनिंग का आज मैं क्या कहूँ, आज सर का ट्रेनिंग बहुत ही खास रहा। आज सर एक शिक्षक के माध्यम से सर हमारे बताए, क्योंकि वो खुद एक शिक्षक हैं। और सच में ये बात तो हकीकत है कि एक प्राइवेट स्कूल में और एक सरकारी स्कूल में इतना उच्च शिक्षा नहीं मिलती है, जिसके वजह से बहुत परेशानी होती है। और गवर्नमेंट स्कूल में सच में अगर गांव में अगर हम जाते हैं, वहां देखते हैं, तो सच में इतनी अच्छी पढ़ाई बच्चों को नहीं मिल पाती, इतनी सुविधा नहीं मिल पाती, और उनका एजुकेशन अधूरा ही रह जाता है। और जब वो बड़े क्लास तक पहुंचते हैं, तो जब तक उनको इतना नॉलेज हर एक चीज का नहीं रहता, हर एक सब्जेक्ट में वीक रहते हैं और वो पढ़ नहीं पाते। तो ये हकीकत है। काश ऐसा सरकार हो जाए कि जैसे प्राइवेट और सरकारी स्कूल में जो ये भेद है ये ना चले और एक समान पढ़ाई हो, तो कितना अच्छा होता। पर क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इसीलिए बनाया गया है कि सरकारी स्कूल जहाँ गरीबों के बच्चों को वहां भेजा जाता है, और अमीरों को बच्चों को हाई स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ उनकी अच्छे से एजुकेशन हो, अच्छी सी पढ़ाई हो। मैं यही चाहती हूँ कि भाई शिक्षा हमें कहीं से भी मिले, बस उसका एक ज्ञान अधूरा ना रहे। और जो हमें उसकी शिक्षा देते हैं उन गुरुओं को मैं प्रणाम करूंगी, कि बस थोड़ी सी अगर कोशिश करने से उन बच्चों को पूरी शिक्षा मिल सकती जो उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती। क्योंकि मैंने गांव-गांव में भी देखा है, वहाँ के बच्चों की पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, क्योंकि वहाँ अच्छे एक टीचर नहीं होते, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं थी, कभी स्कूल अच्छे नहीं, कुछ नहीं, इसकी वजह से उनका हर एक सपना अधूरा रह जाता है। तो बहुत ही ये दुखदायी बात है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसे एक समान पढ़ाई हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल में हो। तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज हमारे सर का। और सर बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और सर आपका वेलकम करती हूँ, आप आइए, मोस्ट वेलकम सर। और मैं अपनी वाणी यही विराम दूंगी। आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा सर, इसलिए थैंक यू सर, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। सभी ने शिक्षा के ऊपर बात रखा, और सही में रोटी कपड़ा और मकान साथ साथ नैतिक उत्थान। हमारे जो सरकारें हैं आती जाती हैं, तो ये सिर्फ राजनीति का हथकंडा अपनाने के लिए जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसा कि सर ने कहा था अभी कि गरीबी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर अधिक खर्च करना चाहिए। राशि जितना धर्म के लिए संघर्ष किया जाता है उतना शिक्षा के लिए ध्यान नहीं दिया जाता। तो बात सही है। अब फिर से मैं सभी को ले चलता हूँ ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए। यूं तो हर दिन बहुत से लोग गंगा में, नदियों में, तालाबों में डुबकी लगाकर पूजा पाठ करते हैं, और भगवान के पास प्रार्थना करके और अपनी अर्जी को, प्रार्थना को, मिन्नत को पूरी करना चाहते हैं। उसमें किसी का मिन्नत पूरा, प्रार्थना पूरी हो या ना हो, मगर हम इस गुरुकुल में हमारी पूरी मिन्नत, हमारी पूरी सोच करने के लिए हम आते हैं। और फिर से आपको मैं ले चलता हूँ छत्तीसगढ़ के महासमुंद महासमुद्र महासागर में मिलाने के लिए, ज्ञान गंगा महासागर में मिलाने के लिए मैं हमारे ग्रेट गुरु
5 पांडव में से ही मिस्टर नरेश नाग सर को मैं आमंत्रित करने के लिए आप सबका सहयोग चाहता हूं कि हमें आशीष वचन दें अपने ज्ञान गंगा के द्वारा। तो मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर नरेश कुमार नागर, हमें आशीष वचन के रूप में अपनी ज्ञान गंगा दरबार में ले चलिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके वेलकम थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू। क्लोजिंग हो गया सर, थोड़ा सा मैं लेट आया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत जबरदस्त आज के सुपर होस्ट आदरणीय बिस्लाल सर, सैल्यूट है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से काबिल तारीफ। और आज के सुअवसर दिन में हम आपको दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि आज नागपंचमी, जिस धरती पे हम विराजमान करते हैं उस धरती को हमेशा अपने फंड पे उठाने वाले वासुकी नाग को हम प्रणाम करते हैं और दिल से स्वागत करते हैं। नागपंचमी का है, भोलेनाथ का वार समय, और साथ में बजरंगबली का असीम सहयोग रहा है। निश्चित रूप से सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए, सभी के माता पिता और सभी के इष्ट मित्र, सभी के गुरुओं को मैं चरण वंदन नमन करते हुए आज की शुरुआत करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आज का होस्टिंग, आज का टेस्टिमोनियल और आज का क्लोजिंग को सुन नहीं पाया, इसके लिए सो सॉरी। और इसी तरह जो है साथियों, काबिल तारीफ है आज शिक्षा के ऊपर जो है हमारे आज की सुपर ट्रेनर, गुरुदेव क्लोजिंग आप कर लीजिए। एजुकेटेड हमारे, गुरुदेव क्लोजिंग आप कर लीजिए। ऐसे क्या, चलिए क्लोजिंग कर देता हूँ। एजुकेटेड हमारे आरबी भास्कर सर, इनका हर शब्द सराहनीय रहता है और लोगों के दिल में उतरता है। हमेशा कहा जाता है ना साथियों, अगर जिंदगी में कोई समस्या खड़ी है, अगर जिंदगी में कोई समस्या खड़ी है तो खड़ी रहने दीजिए। कुछ देर तक, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक खड़ी रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक बैठ के साइड हो जाएगी। टेंशन लेने का नहीं है साथियों। हमारे शब्द आपने हमेशा सुना होगा, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन को भेज दीजिए चाय लेने के लिए या पानी लेने के लिए, तेल लेने के लिए। फिर जो है बिंदास वर्क करिए। और अभी जो भी शिक्षा के ऊपर जो बात चल रही थी उसके अनुसार मैं भी दो टुक बोलना चाहूंगा, क्योंकि कामचोर तुम नहीं, तुम्हारे आसपास का माहौल है। हम तो यही बोलना चाहेंगे, कामचोर आप नहीं, ना हम नहीं, हमारे आसपास का माहौल हमको कामचोर बना देता है। कहने का भावार्थ क्या है, हम जिस माहौल में पैदा होते हैं और जिस माहौल में पढ़ते बढ़ते हैं, उसी का माहौल जो है हमको पुअर मिडिल क्लास फैमिली का जो है सोच वाला बना देता है। अगर साथियों, निश्चित रूप से अभी राखी वर्मा में बोल रही थी, बच्चे को टिफिन और स्कूल भेजते हुए निश्चित रूप से वो स्ट्रॉन्ग कर रही है बच्चे को, घर का सब काम काज करके। उसी तरह हमारे आरपी भास्कर सर, हमारे बिस्लाल सर, हमारे तमाम वो लीडर्स जो लगातार साथियों गुरुकुल को सजा रहे हैं, ऐसे लीडरों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। आदरणीय कुलदीप सर, आदरणीय पटेल सर, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब और तमाम वो लीडर, मेरे बंधु, हमारे पैकरा जी, हमारे राघव जी, हमारे शिवाचरण बेहरा जी, हमारे डीके सर, हमारे ज्ञान सर, हमारे तमाम वो लीडर्स, मैं दिल से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, जो साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। निश्चित रूप से साथियों, और आज जिस चीज के लिए बोला जा रहा है और जिस चीज के लिए आज चर्चाएं चल रही है, उसमें ज्ञान आता है साथियों। और ज्ञान हमेशा साथियों बीच में रहता है, हम आसपास उसके मंडराते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है, पैसा दिमाग और ज्ञान से आता है साथियों, मेहनत से नहीं आता। उसके लिए तकनीक की जरूरत होती है। तो कहीं भी चले जाओ आप, आपके पास अगर पर्सनल ज्ञान है, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट है, तो निश्चित रूप से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आज के जमाने में लोग जो है पैसा को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है। हमेशा कई इनके स्रोत हैं, कई इनके सोर्स हैं, कई इनके बात करने का अलग अलग शायरियां हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन पैसा जो है दिमाग और ज्ञान से आता है, मेहनत से नहीं आता। मेहनत से आता तो रिक्शा चलाने वाला और एक किसान
एक मजदूर, एक कुली के पास ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि वो कई गुना मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन उनमें सिर्फ ज्ञान की थोड़ा सा कमी है। वो जो सोर्स है ना, जो टेक्निक है ना, उसको उनको समझ नहीं आ पाता, जिसके चलते वो इनकम से थोड़ा सा बहुत पीछे रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। बस आपका भविष्य जो है ना, आपके अतीत से आपका फ्यूचर बड़ा होना चाहिए। कहने का भावार्थ है, आप जो ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, गोल देखते हैं, उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है, आपका पिछला जिंदगी में क्या था और अभी आने वाला क्या है। जो पिछला जिंदगी से बड़ा अगर आपका सोच है, तो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। जैसे बात हो रही है एजुकेशन की, एजुकेशन की कमी की वजह साथियों हम लोग वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। एजुकेशन जैसे जैसे मिलते जाता है, हम लोग इस चार दीवारी से बाहर निकलते जाते हैं। कहने का मतलब हमारे जो दिमाग है ना, चार दीवारी के अंदर घिरा हुआ है, बस सोच हमारा बड़ा नहीं हो पाता। हमेशा कहते हैं ना, मेंढक की कुएं जैसे है, कुएं का मेंढक जैसे हम लोग जो है अपना सोच को, हमारा समुद्र यही है, हमारा संसार यही है, हमारा सब कुछ यही है, समझ जाते हैं कुएं को। लेकिन जब बाहर निकल के देखते हैं तो समुद्र, तालाब आता है, समुद्र आता है, बड़े बड़े नदी आते हैं, महासागर आते हैं, तब उनको पता चलता है यार मैं कहाँ था। जिस तरह से हम और आप सिर्फ अपने गांव, अपने कस्बे, अपने ब्लॉक, अपने राज्य में सीमित हो जाते हैं, दूसरे राज्य जाइए, दूसरे देश जाइए, तब पता चलता है कि बाहर में क्या होता है। और इसके साथ सम्मान कैसे मिलता है। सम्मान साथियों कमाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके सम्मान मिलता है। सम्मान दिया नहीं जाता, कमाना पड़ता है। और आजकल के बच्चे तो दिमाग नहीं लगा रहे हैं साथियों, इसीलिए दिल में जो है दिल लगाते हैं ज्यादा। इसीलिए एक तो पिक्चर आया ना, सायरा करके, तो उसमें जाके देखेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि वो क्या है। जिसका दिल टूटा हुआ है वो जाके सायरा देख सकते हैं, लेकिन जिसका दिमाग टूटा है साथियों, निश्चित रूप से गुरुकुल आइए, आपका दिमाग रिपेयरिंग हो जाएगा, फिर से आप स्ट्रांग हो जाओगे और आप पुनः पहले से बहुत जबरदस्त स्ट्रांग बन जाओगे। क्योंकि गुरुकुल सर्विसिंग सेंटर है। जिसको भी थोड़ा सा डाउट होता है, परेशान होते हो, गुरुकुल में आइए, सारे चीजें आपको क्लियरेंस किया जाएगा, रिपेयरिंग करके, फिर से सर्विसिंग करके, रिफ्रेश करके, आपके माइंड वॉश करके, यहाँ से धुलाई करके, आपको रिफ्रेश करके, पूरा चार्जिंग करके आपको भेजा जाएगा, और आप जा करके एक मार्केट फिर से तहलका मचा सकते हैं। यही होता है साथियों गुरुकुल। गुरुकुल का नाम यूं ही नहीं रखा गया है। और एक चीज बता दूं, थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा। पत्तों का झड़ना या गिरना वृक्ष का अंत नहीं होता। सबको पता है, जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, तो पतझड़ जो है, पत्ते गिरते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि पत्ता गिर रहा है, मतलब कि ये इनका अंत हो गया, वृक्ष का अंत हो गया है। नहीं साथियों, अगर आपका क्लोजिंग नहीं हो रहा है, 5, 10, 15, 20 लोगों से मिल रहे हैं और आपका क्लोजिंग नहीं आ रहा है, तो अपने आप को नर्वस मत होइएगा। गुरुकुल में आइएगा, अपने अपलाइन से बात करिएगा कि सर क्लोजिंग कैसे करनी है, बातें कैसे करने हैं। यहाँ पर आपको टेक्निक और तकनीक दिया जाएगा साथियों, जिसके टेक्निक के माध्यम से आप जो है बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, और ये नए बसंत ऋतु ला सकते हैं, जहां पर इनकम का सोर्स जो है आपको साझा किया जाएगा, बताया जाएगा, सारे पॉइंट बताया जाएगा। आप घर से निकलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कौन सा यूनिफॉर्म पहन के निकलेंगे, बैग को कैसे पकड़ना है, पेन कैसे पकड़ना है, और आपके पास अगर चश्मे हैं या हेलमेट है या बाइक है तो क्या करना पड़ेगा, सारे गतिविधियां बताए जाएंगे। इस पर्पज से हम लोग एक चैप्टर लेंगे, जो ट्रेडिंग सेक्टर होगा, वहां पर बताया जाएगा। आप घर से बाहर निकलोगे तो उस गतिविधि, उसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट कस्टमर के पास जाने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब सिखाया जाएगा। कस्टमर के पास जाने से क्या करना पड़ेगा वो भी सिखाया जाएगा। तो आप और हम क्या समझते हैं, पत्ता का गिरना वृक्ष का अंत होते हैं। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि लकड़ी जो है पानी में डूबता क्यों नहीं है साथियों। क्योंकि लकड़ी इसीलिए नहीं डूबता, क्योंकि जल से ही बना हुआ होता है लकड़ी, और उनका जो है उत्पत्ति जो है, हमेशा कहा जाता है पूरी संसार की उत्पत्ति जो है जल से ही हुआ है। और भी इनके साथ है, जैसे हम पांच पांच तत्व से बने हैं, उसी तरह जो लकड़ी जो भी जो है पानी का स्रोत ज्यादा होता है, इसीलिए वो पानी जो है उसको आशीर्वाद देता है और उसको डूबने नहीं देता, उसको आशीर्वाद देता है, इसीलिए लकड़ी जो है तैरता है, डूबता नहीं है साथियों। दई से ग्रेटिट्यूड, मतलब कि
दिस इज ए ग्रेटिट्यूड। इसके अंदर जो है चीजें हैं उसको आशीर्वाद प्रदान करके जो है लकड़ी को जल देवती जो है आशीर्वाद दे करके उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखे रहता है। इस बात को भी हमें सीखना पड़ेगा। सेम कंडीशन हमारा है, हमारा भी कुछ अंश जल से बना होता है। इसीलिए देखना आदमी जो है तुरंत जल में नहीं डूबता, उसका कुछ हिस्सा जो, क्योंकि 5 तत्व से बना होता है, जल अग्नि हवा आग ऐसे करके बना होता है। तो इसीलिए 5 तत्व से बना होता है ना, तो इसीलिए जल भी सपोर्ट करता है। उसके बाद कुछ हो जाने के बाद जो है ऊपर कर देता है। और जिसी तरह आप और हम ब्रांड है साथियों, क्योंकि हाईरिच एक ब्रांड है। आपने पुष्पा 2 देखा होगा, ऐसे पीटता है ना, जब तक मैं नहीं इस काम को नहीं करूंगा तो मैं फिर से कुल्हाड़ी पकड़ूंगा और अपना काम करूंगा करके बोलता है ना। तो आप पुष्पा 2 देखे होंगे तो उसका कुछ पॉइंट को लिए होंगे। तो आप भी आज से चैलेंज लीजिएगा कि आज जो भी हुआ उससे मुझे सीख मिल रहा है और मैं भी साला कुछ करके दिखाऊंगा, अपना लिस्ट बनाऊंगा। आज तक कई लोग लिस्ट नहीं बनाए होंगे, 100 लोगों का लिस्ट आज भी नहीं होगा। तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ और शब्द को यहीं पर विराम करना चाहूंगा। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आज जो है एक चीज ध्यान देना, सोने जानते हो ना, सोने गोल्ड, गोल्ड जो है गोल्ड का आकार बदलने के लिए क्या करता है, सोनार जो है उसको फूक मारता है, फूक मार करके उसको गर्म करके उसका आकार देता है। और लोहे को लाल किया जाता है और उसको पीटा जाता है, जिसकी आवाज तेज होता है और सोना का नहीं होता। तो साथियों अगर सोना बनना है ना, तो आपको सोना बनना है कि लोहा बनना है, फैसला आपको करना है। सोने का आकार और महंगाई जान रहे हो साथियों, आप कितना मेहनत करना पड़ता है। पहले लोग लोहा रहते हैं, लोहा से पीट ठोक के उसकी वैल्यू बढ़ाते 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 सोने में परिवर्तन हो जाते हैं साथियों। और सोने को पिघलाने के लिए, क्योंकि बड़े आदमी हमेशा कोमल होते हैं देखिएगा, और जो कठोर आदमी होता है एकदम लोहे की तरह, उसको बहुत सारे तपाया जाता है, ठोका पीटा जाता है। तो साथियों हमको लोहा नहीं बनना है, सोना बनना है। तो हमारी वैल्यू तो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। और ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्रसन्नता, मतलब कि मानसिक को दिमाग को फ्रेश रहना पड़ेगा, स्माइलिंग करना पड़ेगा। मानसिक वातावरण में अपने आप को प्रसन्न रखना पड़ेगा। ताकि आप प्रसन्न रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े स्ट्रांग हो सकते हैं। जिस तरह से धनुष और तीर, शक्ति किस में होता है, तीर में होता है कि धनुष और आदमी की शक्ति में होता है, मुझे बताइए। धनुष बाण में शक्ति होता है कि आदमी के माइंड में और उनके शक्ति होता है, बताइए। वो धनुष बाण तो कई मिल जाएंगे साथियों, लेकिन मनुष्य का जो उसका जो सोच है ना, उसका विचार है ना, और उसका हौसला उसका ताकत उसमें होता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि हम लोग इस गुरुकुल में आते हैं तो यूं ही नहीं आते। चलिए साधु समय हो चला है, मैं भी अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगा। मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप सबों का, सभी हाईरिचियन भाई बंधु का दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन करता हूँ। और सभी भाई बंधुओं को, सभी नन्हे मुन्ने प्यारे भाई बंधुओं को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को भी आज नाग पंचमी के महाउत्सव में मैं नरेश नाग अपने नाग परिवार की ओर से आप लोगों को तह दिल से स्वागत करता हूँ, चरण वंदन नमन करता हूँ। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, सॉरी सर, मोहम्मद डॉक्टर हसन सर को बुलाना था सर। ये टाइम को देखते हुए मैं बुला नाग लीजिए, सर को कोई बुला दिक्कत नहीं दिया। है, बुला लीजिए, आशीष बच्चन के जी लिए बुला लीजिए। जी 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 जी। हाँ, तो इसके बाद में मैं और भी हमारे विचारों का ऑपरेशन करने के लिए मैं सभी को साथियों से मैं डॉक्टर मोहम्मद हसन सर को बुलाना चाहूँगा। आशीष वचन के रूप में सॉरी सर, आपको बुलाना था, इसके लिए माफ़ी सर। कोई नहीं, मोस्ट वेलकम आशीष डॉक्टर वचन साहब, के मोस्ट रूप में वेलकम। आप आ जाएं सर। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, जय जय हरे दोस्तों। और समय हो चुका है वैसे, और आज हमारा स्पेशल स्पीच, हमारा शेयरिंग, और उसके बाद
हमारे गुरुदेव आए हैं आज नाग सर के द्वारा बहुत शानदार आज नाग पंचमी के पर्व पर उनका आशीर्वाद आशीष वचन हमें प्राप्त हुआ और साथ में क्लोजिंग भी प्राप्त हुआ उनसे। और आज का सेशन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जो शिक्षा के विषय में आज हमारा टॉपिक था वो भी लाजवाब था। हमारे ग्रेट ग्रेट दोनों ही शिक्षक मिस्टर विशलाल सर और हमारे आरती भास्कर सर, आप दोनों को नमन करता हूँ और इस पैनल को, गुरुकुल को और इसमें बनने वाले सभी साथियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ दोस्तों। और समय हो चुका है, सभी साथियों ने अपने विचारों को रखा है, सुना है और आशीष वचन और क्लोजिंग हमारे गुरुदेव के द्वारा हम सबको मिल चुका है। तो मैं समय जाया न करते हुए आप सबसे इतनी ही बात रखकर अपनी बात को रोकता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय जय हरि। वेलकम सर। थैंक यू सर डॉक्टर सर। थोड़ा आपको दुख हुआ होगा सर, मैंने सीधे नाग सर को बुला लिया। आशीष वचन के लिए भी घड़ी देख लिया टाइम देख अरे करके। इसमें दुख जैसी कोई बात नहीं है सर। आप बिल्कुल अन्यथा ना लीजिए इसको, इसमें कोई वो नहीं है। हमें रोज अपने इस गुरुकुल में आना है और रोज हम सुनते हैं। और आशीष बच्चन और क्लोजिंग हमारे गुरुदेव के द्वारा हमें मिला, इससे अच्छा हमारे लिए और सौभाग्य क्या हो सकता है। इसमें दुख जैसी कोई बात नहीं है सर। टाइम हो चुका है इसलिए मैं बात भी रखना चाहता था, बट टाइम हो चुका है इसलिए मैं जो है अपनी बात को ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ। सो थैंक यू सर और मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू सर। तो मैं गुरुदेव से का ऑप्शन दे कि हम सवेरे सभी लोग जरूर जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि। जय जय हरि। जिंदा